सो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे अबाउट दी नोडल एनालिसिस. सो नोडल एनालिसिस is basically based on a systematic application of KCL, Kirchhoff's current law. So इसमें हम डिस्कस करेंगे कि how to analyze linear circuits by obtaining a set of simultaneous equations which are then solved to get the required values of currents and voltages. इससे पहले भी हमने सर्किट की सॉल्यूशंस के लिए कुछ अलग टेक्निक्स हमने स्टडी की, लेकिन ये नोडल एनालिसिस एक पावरफुल टेक्निक्स है जो आप सर्किट को सॉल्व करने के लिए यूज़ करते हैं. मींस के उस सर्किट्स में जो अननोन वैल्यूज़ ऑफ करंट्स एंड वोल्टेजेस हैं उनको आप कैलकुलेट करने के लिए नोडल एनालिसिस यूज़ करते हैं. नोडल एनालिसिस को यूज़ करने के लिए, आप इसको अप्लाई करने के लिए देयर आर डिफरेंट स्टेप्स कि आप इसको कैसे फॉलो करेंगे. फॉर अ गिवन सर्किट्स जो सबसे पहला वाला स्टेप्स है उसमें आप क्या करेंगे, सेलेक्ट अ नोड एज द रेफरेंस नोड, assign voltages V1 V2 up to Vn-1 to the remaining n-1 nodes. नोड्स के बारे में आप पहले ही आपको बता दिया गया कि एक सर्किट्स में कौन सा नोड होता है, कितने नोड्स हैं और कितनी ब्रांचेस हैं. सबसे पहले इस स्टेप में ये बताया गया कि पहले स्टेप में आपने क्या करना है कि एक रेफरेंस नोड को आपने सेलेक्ट करना है जिसको हम यूजुअली ग्राउंड कहते हैं. तो उसके बाद जितने बाकी नोड्स बचते हैं उनको आपने वैल्यूज असाइन कर देनी है, जिसको आप V1 से लेके अप टू Vn-1 तक आपने वैल्यू असाइन करनी है. फिर सेकंड स्टेप इसका क्या है, क्योंकि अगर ये नोड आपने सेलेक्ट कर लिए हैं तो फिर हर नोड पे आपने किरचॉफ करंट लॉ अप्लाई करना है, लेकिन नॉन रेफरेंस नोड पे, यानी जो रेफरेंस नोड था आपने उस पर नहीं, उसके अलावा जितने नोड्स हैं हर नोड्स पे आपने किरचॉफ करंट लॉ अप्लाई करना है. और उसके बाद फिर आपने ओहम्स लॉ यूज़ करना है, ओहम्स लॉ टू एक्सप्रेस द ब्रांच करंट्स इन टर्म ऑफ नोड वोल्टेजेस. और तीसरा स्टेप ये है कि जब आपके पास ये इक्वेशंस आ जाएंगी तो फिर इस साइमल्टेनियसली इक्वेशंस को आपने सॉल्व करना है टू गेट द अननोन नोड वोल्टेजेस और नोड करंट्स, जो भी आपके पास का अननोन वैल्यूज़ हैं उसको सॉल्व करने के लिए आपने जो कोई भी टेक्निक यूज़ कर लेनी है जिसमें साइमल्टेनियस इक्वेशंस को आपने रीअरेंजमेंट के हिसाब से यूज़ करना है जो लीनियर इक्वेशंस हैं, और यहाँ फिर दूसरा है कि आपने इसके क्रामर्स रूल अप्लाई करते हुए आपने इन इक्वेशंस को सॉल्व कर लेना है. फॉर एग्जांपल, जैसे कि यहाँ पे आपने एक सर्किट दिया गया है, इस सर्किट को अगर आप ध्यान से देखें, मसलन ये वाला जो सर्किट है, तो इसमें आप देखें कि आपके पास कितने नोड्स हैं, एक नोड्स हैं, फिर दूसरा ये नोड है और फिर तीसरा ये एक नोड है. तो हमने क्या किया कि इन तीसरा जो नोड है जो नीचे वाला, इसको हमने रेफरेंस नोड असाइन कर दिया, और बाकी एक ये वाला नोड है इसको नोड 1 कह दिया, ये नोड है इसको नोड 2 कह दिया. और हमने क्या कहा था कि सेकंड स्टेप में अपने असाइन करनी है वैल्यूज़ और KCL अप्लाई करना है, किरचॉफ करंट लॉ. इस नोड को हमने जो 1 था इसको V1 कह दिया, इस नोड को जो है V2 कह दिया, और ये करंट्स जो है वो इसमें से हमने किया कि ये वाली करंट इसमें से पास हो रही है, ये करंट इसमें से लीव हो रही है, ये करंट इसमें से लीव हो रही है, क्योंकि यहाँ से पता चला कि ये I2 जो है वो इस नोड से लीव हो रही है और ये करंट इसमें से लीव हो रही है. यानी आपने ये इस तरह से करंट की वैल्यूज़ असाइन करनी है, कंसिस्टेंटली असाइन करनी है आपने, ठीक है. जैसे इसको आपने 1 कह दिया, I2 इसको कह दिया, इसको I3 कह दिया, तो आपने कंसिस्टेंटली वैल्यूज़ जो है वो असाइन करनी है हर करंट को. तो अगर मैं इस नोड पे अप्लाई करता हूँ KCL, तो मैं ये देखता हूँ करंट एंटरिंग टू द नोड इज़ इक्वल्स टू करंट लीविंग फ्रॉम दैट नोड. तो इस नोड में कौन कौन सी करंट जो है वो एंटर हो रही है, I1 जो है वो एंटर हो रही है, सो दैट इज़ वाई I1. और लीव कौन कौन सी कर रही है, ये कैपिटल I2, ये स्मॉल I2 और ये स्मॉल I1. तो इस वजह से मैंने इक्वेशन लिख दी, I1 इज इक्वल्स टू कैपिटल I2 प्लस I1 प्लस I2. सिमिलरली अगर मैं इस नोड पे अप्लाई करता हूँ KCL, तो मैं ये देखूँगा करंट एंटरिंग इनटू द नोड और इज़ इक्वल्स टू करंट लीविंग फ्रॉम दैट नोड. तो करंट एंटरिंग कौन कौन सी है, I2, कैपिटल I2, स्मॉल I2, और लीविंग कौन सी है, I3. यहाँ से भी ये इक्वेशन लिख दी, I2 प्लस I2 इज इक्वल्स टू I3.
अब क्या करेंगे कि हम ओहम्स लॉ इस पे अप्लाई करेंगे। तो इससे पहले एक नोट है कि अब ये क्योंकि रेजिस्टेंस जो है एक पैसिव एलिमेंट है, तो पैसिव साइन कन्वेंशन को सामने रखते हुए हमने ये कहा कि करंट मस्ट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू अ लोअर पोटेंशियल। तो करंट की जो डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ क्या होगी, आई इज इक्वल्स टू वोल्टेज डिवाइड बाय द रेजिस्टेंस। सो यहाँ पे हमने नोड लगा लिया, क्योंकि जैसे अगर इस ब्रांच को आप देखो तो ये वाली एक ब्रांच कनेक्टेड है बिटवीन टू नोड्स। तो हम यहाँ पे अगर करंट को डिफाइन करना है तो हम क्या कहेंगे, करंट इज इक्वल्स टू हायर वोल्टेज माइनस लोअर वोल्टेज डिवाइड बाय द रेजिस्टेंस। सो वी हायर माइनस वी लोअर डिवाइड बाय R1। तो इस तरह से आपने I1 जो है वो यहाँ से आपने देखा कि ये वाली जो I1 है इस पे कौन सा वोल्टेज है, हायर वोल्टेज ऑफ कोर्स ये V1 होगा, लोअर वोल्टेज ग्राउंड है, रेफरेंस नोड है, ज़ीरो है यहाँ पे। तो इस वजह से आप इसको V1 डिवाइड बाई R1 भी कह सकते हो, या V1 माइनस ज़ीरो डिवाइड बाई R1 कह सकते हो। और अगर आपने I2 डिफाइन करनी है तो I2 क्या होगा, V1 माइनस V2 डिवाइड बाई R2। सिमिलरली अगर आपने I3 डिफाइन करनी है तो वो क्या होगी, V2 माइनस ज़ीरो डिवाइड बाई R3। जबकि ये करंट्स जो हैं ये तो गिवन है, क्योंकि ये I2 है, ये I1 है, और इस नोट्स पे हमने करंट जो है वो कैलकुलेट कर ली यूजिंग ओहम्स लॉ। और इसको हमने इस तरह से इक्वेशंस आपने बना ली कि जब आपने करंट कैलकुलेट कर ली, करंट कैलकुलेट करने के बाद आपने करंट्स की वैल्यू इन दो इक्वेशंस में आपने इंसर्ट कर दी और आपके पास एक करंट की वैल्यू आ गई। और इस तरह से आपने इस इक्वेशंस को रीअरेंज करते हुए मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है, और ताकि आप क्रैमर्स रूल अप्लाई कर सको। अब हम इसको सॉल्व करने जाएंगे यूजिंग नोडल एनालिसिस। एक गिवन सर्किट है, आप उस सर्किट को सॉल्व करते हैं कि ये वाला सर्किट गिवन है, 5 एम्पेयर का सोर्स है, 4 ओम का रेजिस्टेंस, 2 ओम रेजिस्टेंस, 6 ओम रेजिस्टेंस एंड 10 एम्पेयर का एक सोर्स है। इनकी कम्बिनेशन से एक सर्किट बना, और इस सर्किट को देखते हुए हमने कैलकुलेट क्या करना है, इस नोड पे जो वोल्टेज है और इस नोड पे जो वोल्टेज है वो हमने कैलकुलेट करना है। तो अब आप इस सर्किट को रीड्रा करें ताकि आप इस सर्किट को देख सकें कि करंट्स जो है वो वोल्टेज आपने असाइन करना है। सबसे पहले जो स्टेप वोल्टेज इसका नोडल एनालिसिस का था वो ये का था कि आपने असाइन करना है वोल्टेजेस और रेफरेंस नोड। इसको आपने रेफरेंस नोड असाइन कर दिया और इसको आपने वोल्टेजेस असाइन कर दिए V1 और V2, और फिर आपने करंट एंटरिंग आपने KCL रूल अप्लाई कर देना है। सो ये करंट इज़ गोइंग टुवर्ड दिस डायरेक्शन, तो हमने सोचा कि ये इसमें एंटर हो रही है, बाकी करंट्स जो हैं वो लीव हो रही हैं। ठीक है, जैसे यहाँ से देखा ये लीव हो रही है तो हमने इसको लीव कर दिया। उसके बाद ये देखो, अगर इस लूप को हम कंप्लीट करें तो ये करंट कुछ इस तरह से जाएगी, तो इट मीन्स कि I2 जो है वो भी इसमें एंटर हो रही है। ठीक है, I5 इसमें से लीव हो रही है, सिमिलरली I3 इसमें से लीव हो रही है। ठीक है, क्योंकि लोअर पोटेंशियल से करंट नहीं जाएगी, हायर पोटेंशियल से करंट टुवर्ड्स लोअर मूव करेगी। तो इस तरह से हमने सारी डायरेक्शंस एरो इसमें लगा दिए और करंट की वैल्यूज़ कंसिस्टेंटली असाइन कर दी। अब हमारे पास नोड वोल्टेजेस कौन से हैं, V1 और V2। तो हम हर नोड पे KCL अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले नोड 1 पे हम KCL अप्लाई करेंगे, फिर देखेंगे कि करंट एंटरिंग इज इक्वल्स टू करंट लीविंग। सो एंटरिंग कौन सी करंट एंटर हो रही है, I1 एंटर हो रही है, और लीव कौन सी कर रही है, I2 प्लस I3। अब इस पे ओहम्स लॉ लगाएंगे, I2 की वैल्यू बताएंगे क्या है, I1 तो सीधा सीधा पता चल रहा है कि 5 एम्पेयर है। I2 क्या होगी, V1 माइनस V2 डिवाइड बाई 4 ओम, और I3 क्या होगी, V1 माइनस ज़ीरो, तो ज़ीरो लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो V1 डिवाइड बाई 2 ओम रजिस्टर लिख लिया। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। अब इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए हमने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो बड़ा जिसमें से LCM को सॉल्व करते हुए देखेंगे कि 4 इज़ कैपिटल, सो हम 4 को सब से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 को मल्टीप्लाई किया, इधर 20 हो गया, इधर 4 को मल्टीप्लाई किया, 4 4 के साथ कैंसिल हुआ, इधर 4 को मल्टीप्लाई किया तो वो 2V1 बन गया। तो अब इस इक्वेशंस को फर्दर रीअरेंज करेंगे तो ये हमारी इक्वेशन आ गई 3V1 माइनस V2 इज इक्वल टू 20। इसको हमने कर दिया 1। अब नोड 2 की बारी आ गई। तो इस नोड 2 में देखना है कि एंटर करंट कौन सी हो रही है, I2 एंटर हो रही है, I4 एंटर हो रही है, और लीव कौन सी कर रही है, I1 और I5। I1 का हमें पहले ही पता है, I2 हम पहले लिख लें, करंट एंटरिंग I2 प्लस I4
इज इक्वल टू I1 प्लस I5। ठीक है। अब I2 का हमें पता है कि I2 क्या थी, V1 माइनस V2 डिवाइड बाई 4, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस। और यहाँ पे जो I5 है वो क्या है, V2 डिवाइड बाई 6, क्योंकि ज़ीरो है तो इस वजह से V2 डिवाइड बाई 6 इक्वल्स टू I1। अब I1 का हमें पहले ही पता है कि I1 क्या है, 5 एम्पियर। ठीक है। और I5 आपने पहले बता दिया कि I5 जो है वो क्या है, V2 डिवाइड बाई 6, और I4 जो है वो भी गिवन है 10 एम्पियर। तो ये क्वेश्चन बन गई। इसको रीअरेंज करेंगे, दोनों तरफ क्या किया, 12 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया हर किसी को। तो इसको अगर 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3, 4 3 12, तो ये 3V1 माइनस V2। इसको अगर 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120, इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60, इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2V2, क्योंकि 6 2 12 होता है। ये हो जाएगा। अब इसी क्वेश्चंस को फर्दर सॉल्व करेंगे, फिर रीअरेंज करेंगे, प्लस माइनस करेंगे, एंड देन वी विल एंड अप विद दिस इक्वेशन माइनस 3V1 प्लस 5V2 इज इक्वल टू 60। तो दो वेरिएबल आपके पास हैं और दो इक्वेशंस आपके पास आ गई। अब इसको आपने यूजिंग एनी टेक्निक्स करते हुए मेथड्स को आपने इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। हम यहाँ पे क्रैमर्स रूल यूज़ कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कोई और टेक्निक यूज़ करना तो आप वो टेक्निक यूज़ करके इस इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। क्रैमर रूल के मुताबिक हम इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेंगे। जो इसकी वैल्यूज़ हैं V1 V2 की, वो हम इस मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेंगे। साथ हम अननोन लिख लेंगे V1 V2, और जो इक्वल हैं दूसरी साइड पे, जो राइट हैंड साइड पे हैं, उनको हम ऐसे लिख लेंगे कॉन्स्टेंट्स 20 और 60। फिर हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे इसका। डिटर्मिनेंट का फार्मूला वही होता है कि दिस टू मल्टीप्लाइड माइनस दिस टू मल्टीप्लाइड। सो 315 दरमियान में माइनस का साइन, और ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 15 माइनस 3 इज इक्वल टू 12। ये आ गया आपके पास। फिर आप क्या निकालेंगे, V1। जब आप V1 निकालेंगे तो डेल 1 डिटर्मिनेंट 1 डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट 1 से क्या मुराद है कि आप पहले वाले कॉलम को रिप्लेस कर देंगे इस कांस्टेंट के साथ। तो इसको आपने इस तरह से रिप्लेस कर दिया, और फिर इसका डिटर्मिनेंट उसी फार्मूला को यूज़ करते हुए आप इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। इसको इसके साथ मल्टीप्लाइड माइनस इसको इसके साथ मल्टीप्लाइड डिवाइड बाय द डिटर्मिनेंट जो हमने आप ऑलरेडी निकाल लिया है 12। तो यहाँ से आपकी V1 की वैल्यू आ गई। इसी तरह से आपने डेल 2 V2 निकालना है, तो आपने सेकंड कॉलम को रिप्लेस करना है कांस्टेंट्स के साथ, और आपने इसको सॉल्व करते हुए जाएंगे तो यहाँ पे आपकी V2 वैल्यू मिल गई। इसी तरह से आप एक और एग्जांपल ले लें जिसमें एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट सोर्स है, और इसमें भी आपने क्या करना है, नोड वोल्टेजेस को कैलकुलेट करना है। जिसमें अगर आप यहाँ पे देखें तो ये 1 2 और 3 तीन अननोन नोड वोल्टेजेस हैं, और तीनों को आपने कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले आप सर्किट को रीड्रा करें। रीड्रा करने का मतलब क्या है कि आप हर नोड को वैल्यू असाइन करें, V1 V2 V3, और एक आपने यहाँ पे रेफरेंस नोड असाइन कर दिया। और फिर आपने करंट डायरेक्शंस असाइन करनी है कंसिस्टेंटली, कि कहाँ से कौन सी करंट लीव कर रही है, कौन सी करंट एंटर हो रही है इस नोड पे, जो कि हमने इसमें यहाँ पे कर दिया। क्योंकि यहाँ पे IX ये पहले ही गिवन है, IX लीव कर रही है। फिर ये दूसरी जो है 4 ओम है, इसको इसमें से भी ये लीव कर रही है, तो ये एंटर हो रही है। तो इट मीन्स कि V1 पे अगर हम KCL अप्लाई करें तो ये करंट जो एंटर हो रही है वो 3 एम्पेयर है। 3 एम्पेयर इज इक्वल टू क्या होगा, I1 प्लस IX। अब I1 जो है वो किसके इक्वल होगा, V1 माइनस ये V3 डिवाइड बाई 4। सिमिलरली IX किसके इक्वल होगा, V1 माइनस V2 डिवाइड बाई ये वाला 2 ओम रजिस्टर। ठीक है। अब आप इस इक्वेशंस को फिर सॉल्व करें, मल्टीप्लाई बाई 4, सिंप्लीफाई करें। सिंप्लीफाई करने के बाद ये आपको ये इक्वेशंस मिल गई। अब आपने जाना है नोड 2 पे। नोड 2 पे करंट एंटर जो हो रही है वो IX हो रही है, बाकी I2 और I3 लीव कर रही है। तो IX का पहले ही हमें पता फार्मूला है कि IX किसके इक्वल है, V1 माइनस V2 डिवाइड बाई 2, और I3 किसके इक्वल है, V2
डिवाइड बाई 4, I2 किसके इक्वल है V2 माइनस V3 डिवाइड बाई 8। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास ये इक्वेशंस आ गई। अब आप इस इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करेंगे और आपके पास ये सिंप्लीफाइड इक्वेशंस आपके पास मिल गई। फिर सिमिलरली आप नोड 3 पे चले जाएंगे। नोड 3 पे ये करंट एंटर हो रही है, ये करंट एंटर हो रही है और ये लीव कर रही है, मीन्स के I2 प्लस I1 इज इक्वल्स टू 2IX। IX का हमें पता है कि क्या है, V1 माइनस V2 डिवाइड बाई 2। ठीक है, 2 2 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। और सिमिलरली I2 का भी हमें पता है कि वो क्या है, V2 माइनस V3 डिवाइड बाई 8। और I1 का भी हमें पता है वो क्या है, V1 माइनस V3 डिवाइड बाई ये वाला 4 ओम रजिस्टर। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास ये इक्वेशंस बन गई। और अगर आप इसको भी सॉल्व करते जाएं, सिंप्लीफाई करते जाएं, तो ये आपके पास एक लीनियर इक्वेशन आपको मिल गई। अब इन तीनों इक्वेशंस को आप मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, एक साइड पे आपने लिख लिए कांस्टेंट्स, दूसरी साइड पे आपने वेरिएबल्स लिख लिए अननोन जो आपने कैलकुलेट करने हैं, और तीसरी साइड पे आपने जो राइट हैंड साइड पे इक्वेशंस के थे कांस्टेंट्स, आपने उनकी वैल्यूज़ आपने यहाँ पे लिख ली। और इसी तरह से फिर आपने डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है इस मैट्रिक्स का, उसी फार्मूला को यूज़ करते हुए कि पहले इसको रखेंगे कांस्टेंट, ये आपका मैट्रिक्स आ जाएगा। ठीक है, फिर माइनस इसको रखेंगे, ये प्लस इस वजह से हो गया क्योंकि माइनस रखना था, तो माइनस और माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, इस पर प्लस लिख लिया, इसका साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे ही रखते हैं। अगर प्लस होगा तो प्लस लिखेंगे, माइनस होगा तो माइनस लिखेंगे। तो इस तरह से ये डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लेंगे। V1 को कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करेंगे, ये वाला पहला जो कॉलम है इसकी जगह ये कांस्टेंट लिखेंगे और फिर आप डिटर्मिनेंट बना के ये डिटर्मिनेंट से कैलकुलेट कर लेंगे, तो ये आपका ये आ जाएगा। सिमिलरली V2 कैलकुलेट करने के लिए डेल 2 हो जाएगा। डेल 2 का मतलब है ये सेकंड कॉलम में आपने ये वैल्यूज़ असाइन करनी है और फिर आपने डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने के बाद 10 से डिवाइड कर देना है। सिमिलरली V3 के लिए आपने थर्ड कॉलम को रिप्लेस करना है इन कांस्टेंट वैल्यू से और आपने V3 आपके पास आ जाएगा। तो ये थी नोडल एनालिसिस। अगर आपका कोई क्वेश्चन है सो आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो यू कैन राइट इन कमेंट्स। थैंक यू।